नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये 11वां लेक्चर है और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों के बारे में। इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे तो गढ़वाली चित्रकला के बारे में जानेंगे, चित्रकला संबंधित जितने भी प्रमुख पुस्तकें हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चित्रकला संबंधित जो प्रमुख पुस्तकें हैं उत्तराखंड की, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के लोक चित्र और शिल्पकला के बारे में जानेंगे। उत्तराखंड के लोकगीत और उत्तराखंड के प्रमुख नृत्यों के बारे में चर्चा हम करने वाले हैं। तो काफी लंबा ही लेक्चर होने वाला है, लेकिन इस लेक्चर में हम बहुत सारे टॉपिक एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे गढ़वाली चित्रकला की। गढ़वाली चित्रकला किस प्रकार से इसका प्रारंभ हुआ, थोड़ा इतिहास में जानते हैं। इतिहास में देखो, गढ़वाल के परमार वंश के जो राजा थे उनका शासन रहा है, और 1658 की बात है। 1658 इस समय क्या होता, देखो इस समय दिल्ली में किसकी सल्तनत थी, दिल्ली में किसका शासन था, मुगल वंश का, और मुगल वंश का शासक था शाहजहां। तो शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच संघर्ष चल रहा था राजगद्दी को लेकर। औरंगजेब दारा सिकोह की हत्या कर देता है, और उसके बाद इसका जो पुत्र रहता है दारा सिकोह का, सुलेमान सिकोह, ये 1658 में किसकी संरक्षण में चले जाता है, गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह। गढ़वाल का शासक कौन है इस समय, पृथ्वीपति शाह है। तो इनके संरक्षण में ये चले जाता है, ये इसको संरक्षण देते हैं। इसी समय सुलेमान सिकोह के साथ दो चित्रकार यहाँ पे गढ़वाल में आते हैं। उनका नाम था तोमर श्यामदास, और इसका पुत्र, तोमर श्यामदास का पुत्र था हरदास। तो तोमर श्यामदास और हरदास किस गढ़वाल शासक के दरबार में सर्वप्रथम आए थे, पृथ्वीपति शाह के दरबार में। किसके साथ आए थे, सुलेमान सिकोह के साथ 1658 में। और यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है गढ़वाली चित्रकला की। तो इसलिए माना भी जाता है कि जो गढ़वाली चित्रकला है वो मुगल काल की चित्रकला से भी मिलती जुलती है। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, तोमर श्यामदास थे चित्रकार, इनके पुत्र हरदास, और हरदास का पुत्र था हीरालाल। उसके बाद हीरालाल के पुत्र थे मंगतराम, और मंगतराम के पुत्र हुए दोस्तों मोलाराम तोमर। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार कौन था, तो वो था मोलाराम तोमर। गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार था दोस्तों मोलाराम तोमर। और गढ़वाल शैली का सूत्रपात करता, गढ़वाल शैली जो चित्रकला है गढ़वाल शैली, इसका सूत्रपात करता किसे माना जाता है, तो हीरालाल को माना जाता है। हीरालाल हो गया गढ़वाल शैली का सूत्रपात करता, जबकि मोलाराम तोमर जो कि गढ़वाल शैली का सबसे महान चित्रकार माना जाता है। तो अब हम शुरुआत यहीं से करेंगे मोलाराम से। अब देखो मोलाराम का जो काल है वो कौन सा है, वो है लगभग 1743 से लेकर 1833 तक इसका काल माना जाता है। और इस समय मोलाराम को किन किन राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रदीप शाह, ये सारे आपको पॉइंट नोट करने हैं। प्रदीप शाह हो गया, ललित शाह, ठीक है, शाह आपको खुद लिखना है। उसके बाद जय कीर्ति शाह, और उसके बाद प्रद्युम्न शाह का भी इनको संरक्षण था। प्रद्युम्न शाह, मतलब इतने राजाओं के दरबार में ये रह चुके थे। प्रदीप शाह हो गया, ललित शाह हो गया, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह, इन सभी राजाओं के दरबार में मोलाराम रह चुके थे। इन सभी राजाओं का इनको संरक्षण प्राप्त था। अगर हम बात करें मोलाराम की प्रमुख चित्रों की, तो चंद्रमुखी हो गया, मयंकमुखी हो गया, नायिका, दंपति में इन्होंने प्रद्युम्न शाह और प्रद्युम्न शाह की रानी का चित्र बनाया था। उत्कंठिता, ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख पेंटिंग्स हैं, प्रमुख चित्रकला है मोलाराम की। और मोलाराम एक लेखक भी थे।
तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी है जिससे काफी मदद मिलती है गढ़वाल के परमार वंश को जानने में। गढ़वाल वंश का जो परमार वंश है, इसके इतिहास का स्रोत है मोलाराम की प्रमुख पुस्तकें। कौन कौन सी पुस्तकें हैं मोलाराम की? गढ़राज वंश काव्य, गढ़गीता संग्राम ये एक नाटक है, मंथन सागर, गढ़वाल विध्वंस, मूल गणिका नाटक। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख नाटक हैं जो कि मोलाराम के हैं। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मोलाराम एक प्रसिद्ध चित्रकार, महान चित्रकार तो थे ही, साथ ही साथ एक प्रमुख ये क्या थे, लेखक भी रहे होंगे। तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और बहुत सारी इन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई है, चित्रकला भी बनाई है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दी है। तो इसका आप दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं जो आपको नोट करने हैं। मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बनता है। ये कहा है मोलाराम चित्र संग्रहालय? तो ये आपका श्रीनगर इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। जो गढ़वाल के जितने भी राजा रहे हैं ना, इनकी राजधानी कहां थी? श्रीनगर थी। तो मोलाराम इनके शासनकाल से संबंधित थे। तो मोलाराम चित्र संग्रहालय कहां है? ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है। और मोलाराम के जितने भी पेंटिंग्स है, जितने भी इनके चित्र थे, जितने भी मोलाराम की चित्रकला थी, उनको किसने संग्रह किया था? तो बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने मोलाराम की पेंटिंगों को संग्रहित किया था। क्योंकि देखो ये काफी पुरानी बात है, जब मोलाराम थे 1743 से लेकर 1833, तो इनकी पेंटिंग्स कई जगह से मिली है और उनको संग्रहित करने का कार्य किसने किया? बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। उसके बाद कुछ अन्य चित्रकार थे गढ़वाली चित्रकला से संबंधित, चैतू और मणकू। तो चैतू और मणकू, जो चैतू थे ये कृष्ण लीलाओं का चित्रण करते थे, कृष्ण भगवान की लीलाओं का चित्रकरण, इसमें इनको महारत हासिल थी। इन्होंने कुछ प्रमुख पेंटिंग्स बनाई है, जैसे यादवियों का हरण, कृष्ण द्वार कर वसूली, रुक्मणी हरण। तो ये इनकी यानी चेतु जो कि एक चित्रकार थे गढ़वाली चित्रकला के, इनकी कुछ प्रमुख पेंटिंग्स थी। और मणकू ये भी एक गढ़वाली चित्रकला के चित्रकार थे, इनकी एक पेंटिंग्स है आंख मिचोली। तो एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि चेतु और मणकू इनका संबंध क्या किससे था? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा चित्रकला से। ये प्रसिद्ध गढ़वाली चित्रकार थे। तो मोलाराम, चेतु, मणकू, इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमने गढ़वाली चित्रकला का इतिहास आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं चित्रकला से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। यहां से जितने भी ये पुस्तकें हैं, यहां से कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो बैरिस्टर मुकंदी लाल, जिन्होंने, जो मोलाराम थे, जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं, सबसे महान चित्रकार माने जाते हैं गढ़वाल पेंटिंग्स के, गढ़वाली चित्रकला के मोलाराम, तो उनकी जितने भी पेंटिंग्स थे उनको संग्रहित करने का कार्य किसने किया था? बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने। और बैरिस्टर मुकंदी लाल की कुछ पुस्तकें हैं गढ़वाल पेंटिंग्स, इसमें इन्होंने मोलाराम के जितनी भी चित्रकला थी, जितनी भी पेंटिंग्स थी, उनको संग्रहित किया है। दूसरी पुस्तक है सम नोट्स ऑन मोलाराम और तीसरी पुस्तक है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो सम नोट्स ऑन मोलाराम किसकी पुस्तक है? मुकंदी लाल की है। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? मुकंदी लाल की है। और गढ़वाल पेंटिंग्स ये भी किसकी पुस्तक है? मुकंदी लाल जी की है। उसके बाद यशवंत कटोच जी की एक पुस्तक है पेंटिंग से संबंधित, चित्रकला से संबंधित, गढ़वाल चित्रकला से संबंधित। क्या इनकी पुस्तक? गढ़वाल चित्रशैली, एक सर्वेक्षण मध्य हिमालय की कला, पूरा पुस्तक का ये नाम है, ठीक है। गढ़वाल चित्रशैली, एक सर्वेक्षण मध्य हिमालय की कला। उसके बाद यशोधर मठपाल जी की जो चित्रकला से संबंधित एक पुस्तक है कुमाऊं चित्रकला। तो देखो गढ़वाल चित्रकला या गढ़वाल पेंटिंग्स किसकी है? मुकंदी लाल जी की है। कुमाऊं चित्रकला ये किसकी है? यशोधर मठपाल जी की पुस्तक है। पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है? तो किशोरीलाल वैद्य जी की। और राजपूत पेंटिंग ये किसकी पुस्तक है? कुमार स्वामी की पुस्तक है। तो ये सारी पुस्तकें दोस्तों आप यहाँ पे नोट्स इनके जरूर बनाएं, इनको आप नोट जरूर करें, क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे चर्चा करते हैं उत्तराखंड के लोक चित्र और शिल्पकला की।
दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और कमेंट आपको जरूर करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखो उत्तराखंड के लोक चित्र और शिल्पकला, लोक चित्र के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से प्रमुख लोक चित्र है यहाँ पे उत्तराखंड में। एपण, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि एपण क्या है। तो एपण क्या है, एक पेंटिंग है, एक लोक चित्र है उत्तराखंड में जो कि काफी प्रसिद्ध है। एपण को छिपण भी कहा जाता है, ठीक है, छिपण या एपण। एपण का मतलब होता है, अगर हम आम भाषा में बात करें, लीपना या सजावट, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि दीवार में लीप दिया, या जो आपका कमरा होता है उसके फर्श में लीप दिया, मतलब सजावट के लिए ये चित्रकला की जाती है, जिसको गढ़वाल में एपण के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल में दोस्तों चावल का घोल और साथ साथ उसमें मिट्टी का प्रयोग होता है। तो उससे क्या किया जाता है, फर्श पर या दीवार पर ये सजावट के लिए चित्रकारी की जाती है, इसे कहा जाता है गढ़वाल में एपण। आपने रंगोली तो सुना होगा, तो दक्षिण भारत में इसको रंगोली भी कहा जाता है, अधिकांशतः क्षेत्रों में इसको रंगोली भी कहा जाता है। तो जो रंगोली है वही गढ़वाल में उसी को क्या कहा जाता है, एपण कहा जाता है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे जो लोक चित्र है वो है थापा। थापा क्या है, ये विशेष तौर पर कहां पर होता है, त्योहारों में, त्योहारों में इसको किया जाता है, और मांगलिक कार्यक्रम जो भी होता है वहां पे इस चित्रकला का प्रयोग किया जाता है। तो त्योहारों और मांगलिक कार्यक्रम में किस चित्रकारिता का या किस लोक चित्र कला का प्रयोग किया जाता है, थापा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा यहाँ पे पो। तो पो क्या है, यहाँ पे दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, आप सभी जानते हैं। तो दीपावली पर लक्ष्मी के पांव चित्रित किए जाते हैं और उसे कहा जाता है पो। लक्ष्मी के पांव चित्रित किए जाते हैं दीपावली पर, जिसे पो कहा जाता है। चौथा यहाँ पे गाजो। गाजो का मतलब है यहाँ पे गोदना, ठीक है, गाजो या गोदना, ठीक है। जैसे शरीर पर टैटू बनाते हैं ना, तो वैसे उसे क्या कहा जाता है, गाजो कहा जाता है गढ़वाल में, या गोदना। नेक्स्ट यहाँ पे ज्योति। तो गढ़वाल में जितने भी देवी देवताएं होते हैं, विशेष तौर पर जो भी त्योहार होते हैं, दीपावली, दशहरा, इसमें देवी देवताओं की मतलब चित्रकारिता की जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ज्योति कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे शिल्पकला के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो शिल्पकला है उत्तराखंड में वो है काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। तो लकड़ी से संबंधित जितने भी सामान तैयार किए जाते हैं वो काष्ठ शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। और उत्तराखंड की एक जनजाति है दोस्तों जो इस काष्ठ कला में निपुण है। आप सभी जानते होंगे उस जनजाति के बारे में, कई बार मैंने आपको बता रखा है। तो राजी जनजाति, जो कि काष्ठ कला यानी जितने भी लकड़ियों के सामान होते हैं इनको बनाने में निपुण सर्वाधिक जनजाति कौन सी है उत्तराखंड की, तो वो है राजी जनजाति, जो कि काष्ठ शिल्प कला में क्या है, निपुण है। काष्ठ शिल्प कला में अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से सामान, जैसे आपके टोकरी हो गया, लकड़ी की टोकरी, विशेष तौर पर रिंगाल आपने देखा होगा दोस्तों गाँव में, रिंगाल, ठीक है। तो रिंगाल जब लाया जाता है तो उसको वो मतलब वो घूम जाता है जल्दी, ठीक है, तो उससे टोकरी बनाई जाती है, मोस्टा बनाया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे सुप्पा बनाया जाता है उससे। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी अन्य सामग्रियां बनाई जाती हैं काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत। यानी लकड़ियों के जितने भी सामान आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत ये आते हैं। विशेष तौर पर आपको रिंगाल नोट करना है, ठीक है। रिंगाल से अधिकांशता ये काष्ठ शिल्प सबसे प्रसिद्ध रिंगाल है इसके लिए, जिससे अधिकांशता लकड़ियों के सामान या आप कह सकते हैं काष्ठ के सामान निर्मित किए जाते हैं। सुपे हो गया, टोकरी हो गया, चटाई हो गया इसमें, और बहुत सारी ऐसी सामग्रियां हैं जो कि इस काष्ठ शिल्प कला के अंतर्गत आती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे मृत्तिका शिल्प। मृत्तिका शिल्प, मृत्तिका का मतलब है मिट्टी। तो मिट्टी के जितने भी सामग्रियां बनाई जाती हैं, मिट्टी से भी बहुत सारी सामग्रियां बनाई जाती है, जैसे घड़े हो गया, ये मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। पहले कुछ आपने देखा होगा गांव में कुछ बर्तन पहले चूने के ही बने होते थे, ठीक है, उसमें दही रखी जाती जो कि काफी उसमें अच्छी तरीके से दही जमा करती थी।
तो ये सारे मृत्तिका शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो मिट्टी से निर्मित जितनी भी सामग्रियां हैं वो मृत्तिका शिल्प के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है मूर्ति शिल्प। ठीक है, कुछ देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं वो मृत्तिका शिल्प के द्वारा ही बनाई जाती है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे मूर्ति शिल्प। तो जितनी भी मूर्तियां हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ प्रमुख मूर्तियों की उत्तराखंड में, तो विष्णु की जो देवलगढ़ मूर्ति है 11वीं शताब्दी की ये मूर्ति मानी जाती है। तो ये मूर्ति शिल्प कला का एक उत्तम उदाहरण है। उसके बाद विष्णु वामन मूर्ति, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ये आपको नोट करना है ये कहां से प्राप्त हुई है। ठीक है, विष्णु वामन मूर्ति ये दोस्तों प्राप्त हुई है काशीपुर से। आ सकता है एग्जाम में, काशीपुर का है, उधम सिंह नगर में है। मूर्ति शिल्प कला का, उत्तराखंड की मूर्ति शिल्प कला का एक उत्तम उदाहरण है। दूसरा यहाँ पे ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति ये कहां से प्राप्त हुई? तो ये द्वारहाट अल्मोड़ा से प्राप्त हुई। ब्रह्मा की मूर्ति प्राप्त हुई द्वारहाट अल्मोड़ा से। उसके बाद भगवान शिव की नृत्य करते हुए मूर्ति प्राप्त हुई है जागेश्वर के नटराज मंदिर से। उत्तम उदाहरण है मूर्ति कला का। द्वारहाट की सूर्य मूर्ति ये भी एक उत्तम उदाहरण है मूर्ति शिल्प कला का। तो ये कुछ प्रमुख शिल्प कलाएं हैं उत्तराखंड में। चौथा यहाँ पे चर्म शिल्प। चर्म का मतलब होता है चमड़ा। ठीक है, तो चमड़े का कार्य करने वाले जो भी क्या होते हैं, कारीगर होते हैं या जो भी इस कार्य को करते, वो भी अनेक सामग्रियां बनाते थे चमड़े से। और उसके बाद धातु शिल्प। तो धातु जैसा लोहा हो गया, लोहार आपने सुना होगा, तरह तरह के हथियार लोहे से बनते हैं। तो ये सारा किसके अंतर्गत आता है? धातु शिल्प के अंतर्गत आता है। धातु शिल्प में दो वो आते हैं। ठीक है, तांबे और लोहा। ठीक है, तांबे की सामग्री और लोहे की सामग्री। तो तांबे के कार्य में जो अग्रणी थे उसको टमटा समुदाय कहा जाता है, जबकि लोहे के कार्य में जो अग्रणी थे उनको क्या कहा जाता है? आगरी कहा जाता है। आगरी और टमटा समुदाय। और वैसे लोहे के कार्य में जो अग्रणी रहते हैं उनको अभी भी गांव में लोहार भी कहा जाता है, जो लोहे के कार्य करते हैं और तरह तरह की ये सामग्रियां बनाते हैं दोस्तों लोहे से। तो काफी उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में लोक चित्रकला के और शिल्प कला के। बहुत सारे तरह तरह के व्यक्तियों ने इसमें विशेष अपना योगदान दिया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पे ये है उत्तराखंड के लोकगीत। तो यहाँ से भी कई प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले लोकगीतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड में किस किस प्रकार के लोकगीत पाए जाते हैं? कुछ गीत होते हैं ऋतु गीत, यानी जो एक पर्टिकुलर ऋतु में ही गाए जाते हैं। जैसे बसंत ऋतु जब प्रारंभ होती है तो फूलदेई गीत गाए जाते हैं। बसंत में आपने देखा होगा फूल खिल जाते हैं चारों ओर। आजकल मतलब कुछ समय पहले ही बसंत ऋतु प्रारंभ हुई है, हर जगह आपने देखा होगा फूल खिले हुए हैं। और इस समय जो यहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं उन्हें फूलदेई गीत कहा जाता है। जब चौमास का महीना प्रारंभ होता है तो चौमास में बारिश का महीना होता है, तो इस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें चौमास गीत कहा जाता है। होली जब प्रारंभ होती है तो होली गीत, बासंती चैती गीत चैत के महीने गाए जाते हैं। 12 मास जो प्रति 12 मास गाए जाते हैं। खुदेड़ गीत, झुमेलो, माघ गीत, लाली, ये सारे दोस्तों किस प्रकार के गीत हैं? तो ये है आपके ऋतु गीत के अंतर्गत ये आते हैं। फूलदेई, इसको आप बासंती गीत भी कह सकते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु के प्रारंभ में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उन्हें बासंती गीत कहते हैं। और इन्हीं बासंती गीतों के अंतर्गत ही आपका फूलदेई गीत भी आ जाता है। जब चैत मास प्रारंभ होता है तो उस समय चारों ओर फूल खिले रहते हैं। तो इस समय बच्चे घर घर जाकर क्या करते हैं दोस्तों? देहरी पर, ठीक है, क्या डालते हैं? फूल डालते हैं और गाने गाते हैं। तो फूलदेई गीत जो कि एक ऋतु गीत है। चौमास, जब चौमास का सीजन जो शुरू होता है, बारिश का समय, लगभग अगस्त सितंबर का महीना ये होता है। सावन का महीना, अगर हम हिंदी जो महीने हैं उनकी बात करें। होली आपका होली में हो गया। चैती यानी जो चैत के महीने से प्रारंभ होते हैं। खुदेन गीत, झुमेरो, ये सारे किसमें आते हैं? ऋतु गीत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो गीतों की कैटेगरी है यहाँ पे वो है प्रेम या प्रणय गीत। तो उत्तराखंड में प्रेम और प्रणय गीत
ये गीत आपने देखा होगा, अगर आप गांव में कभी गए होंगे तो यहाँ पे जो घसियारी होती है, जब वो दूर पहाड़ में घास लेने जाती हैं तो आपने उनके मुख से ये गीत अक्सर सुने होंगे। जो गांव के लोग होंगे, जो गांव में रहते होंगे, या कभी आप शहर से गांव की ओर गए होंगे, तो उन गीतों में ये उनको प्रणय गीत कहा जाता है, या प्रेम या प्रणय गीत कहा जाता है। जो उनके दूर प्रदेश में उनके जो प्रेमी रहते हैं, उनके लिए वो गीत गाती हैं, और उसमें मतलब उनके गीतों में उनके लिए उनके प्रेम के प्रति या उनके प्रणय के प्रति वो उसमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो इसमें कुछ प्रमुख गीत आते हैं, जैसे झुमेलो गीत, चौफला गीत, छौपती, छपेली, बाजूबंद, लामण, राजुला मालुसाई की प्रेम कहानी आपने सुनी होगी, तो इनसे संबंधित गीत, या कुसुमा कोलिन और जीतू बगड़वाल। ये जो गीत है दोस्तों, ये आपके प्रेम और प्रणय गीत के अंतर्गत ये आते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें नृत्य गीत की, तो नृत्य गीत में आपके, अब देखो इनमें से कुछ गीत क्या है, ये नृत्य गीत भी है, ठीक है। अब नृत्य में ये जरूरी नहीं है कि नृत्य में प्रेम गीत नहीं आएंगे। अगर आप कहीं पे नृत्य करते हो तो वहां पे जो प्रेम प्रणय गीत होते हैं वो भी कई बार गाए जाते हैं। तो नृत्य गीत के अंतर्गत ये सारे चौफला गीत हो गया, तांदी, सांचरी, छौपती, थड़िया नृत्य आपने सुना होगा, तो थड़िया गीत गाए जाते हैं। बाजूबंद, दूड़ा नृत्य गीत किसे कहा जाता है, तो बाजूबंद को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से बन सकते हैं ये, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने होंगे। बाजूबंद को ही क्या कहा जाता है, दूड़ा नृत्य गीत कहा जाता है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछ जाएंगे, क्योंकि आप देखो हर क्वेश्चन का जो लेवल बढ़ रहा है वो धीरे धीरे हार्ड बनता जा रहा है। काफी अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके दिमाग के साथ खेला जाएगा, तो आपको अपने दिमाग का अच्छे से यूज करना होगा। उसके बाद न्यूली हो गया भगनोल गीत, ठुलकेत, ठुलो दुस्को, ठीक है। ठुलो दुस्को एक रामायण भी है और पहाड़ी रामायण इसको कहा जाता है। और पहाड़ी रामायण में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ठुलो दुस्को नृत्य गीत कहा जाता है, क्योंकि वहां पे नृत्य भी होते हैं, गीत भी होते हैं। तो नृत्य और गीत इसलिए हम यहाँ पे साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आपको गीत भी याद हो जाए और नृत्य, क्योंकि बहुत सारे गीत ऐसे हैं वो नृत्य के नाम पे ही पड़े हैं। जैसे झुमेलो हो, ये क्या है, नृत्य भी है। आपका चांचरी हो गया, ये आपका नृत्य भी है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं और लोकगीत भी है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब देखो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, जैसे क्वेश्चन आया बाजूबंद क्या है। बाजूबंद एक आपका नृत्य है, या एक चित्रकला है, या कोई अन्य ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। या आ गया कि यहाँ पे छौपती क्या है, एक गीत है, एक त्योहार है, एक आपका चित्रकला है। या डी ऑप्शन आ गया कि ये क्या है, ये एक आभूषण है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कार गीत या मांगल गीत जिन्हें कहा जाता है। देखो हिंदू धर्म में कितने संस्कार है दोस्तों, 16 संस्कार हैं, और प्रत्येक संस्कार में कुछ ना कुछ गीत गाए जाते हैं। भले ही ये गीत अब धीरे धीरे कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सभी संस्कार अब हर कोई नहीं निभाता है। तो इन संस्कारों 16 संस्कारों में जो गीत गाए जाते हैं या मांगलिक कार्यों में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें संस्कार गीत या मांगल गीत कहा जाता है। जन्म के समय छठी हो गया, नामकरण हो गया, चूड़ाक्रम हो गया, ये सारे संस्कार है। उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण किया जाते हैं समय, विवाह आदि, इन सभी संस्कारों में जो भी गीत गाए जाते हैं उन्हें संस्कार गीत कहा जाता है। फिर आजकल तो विवाह में सीधे डीजे का प्रयोग किया जाता है और लग जाते हैं वहां पे गढ़वाली और फिल्मी गाने जो भी लगते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता, जब डीजे नहीं हुआ करता था, जब स्पीकर नहीं हुआ करते, तो उस समय वहां के लेडीज, वहां के जेंट्स आपस में मिलकर नृत्य करते थे, गीत गाते थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पांचवा है धार्मिक गीत। धार्मिक गीत के अंतर्गत जागर गीत आ गए आपके। जागर में जो आपके देवी देवताएं होते हैं उनके जागर गाए जाते हैं। संध्या गीत हो गया, संध्या में जो आरती की जाती है, गीत गाए जाते हैं। प्रभात गीत यानी सुबह के टाइम, जादू टोना, रखवाली गीत, जैसे बोलते हैं ना गांव में किसी में भूत प्रेत लग गया तो उसकी रखवाली के लिए गीत गाए जाते हैं, तो उन्हें रखवाली गीत कहा जाता है। और ये सारा आपका आता है धार्मिक गीतों के अंतर्गत। उसके बाद लौकिक लोक गाथाएं, जिनको पवाड़े कहा जाता है। तीलो रौतेली के पवाड़े आपने सुना होगा, जीतू बगड़वाल के पवाड़े, कालू भंडारी के पवाड़े, केंतुरा के पवाड़े, ठीक है। तो ये सारे किस्में आते हैं लौकिक लोक गाथाओं के अंतर्गत ये आते हैं। उसके बाद साथों यहाँ पे मनोरंजनात्मक जो गीत होते हैं, लोकगीत है, मनोरंजनात्मक लोकगीत।
लोरी, लोरी जब क्या होता है, कोई बच्चा सो रहा है तो उसको लोरी सुनाई जाती है, तो ये मनोरंजनात्मक है, ठीक है, मनोरंजन के लिए। हास्य व्यंग गीत, ये सारे मनोरंजनात्मक गीत आ गए। भांटा सांटा, ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है, तो ये एक मनोरंजनात्मक गीत है। आठों यहाँ पे उपदेशात्मक गीत। तो देखो आज तो जनरली सीधे उपदेश आपने मतलब हर किसी का जो उपदेश देने का तरीका होता है अलग अलग होता है, तो पहले गीत के माध्यम से भी दिए जाते थे। तो चूरा गीत ये एक उपदेशात्मक गीत है। पट गीत, इसको छुड़ा गीत भी कहा जाता है, तो ये भी एक क्या है, उपदेशात्मक गीत है। जो चूरा गीत है ये पहले जो लोग, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो भेड़ या बकरियां चराने जाते, या अपने जो उनके पशु होते हैं उनको चराने जाते थे दूर पहाड़ों में, इनको चरवाहा कहा जाता था। तो जो वृद्ध चरवाहे रहे थे वो युवा चरवाहों को क्या देते, उपदेश देते थे। और उपदेश मतलब किस प्रकार से देते, गीत सुनाकर। तो उन उपदेशात्मक गीतों को क्या कहा जाता है, चूरा गीत कहा जाता है। और पट गीत, छुड़ा गीत, ये सारे उपदेशात्मक गीत के अंतर्गत आ गए। उसके बाद नवा यहाँ पे जाति विशेष गीत, यानी जो विशेष जाति द्वारा गाए जाते हैं, कुलाचार या वृंदावली गीत। आपने अगर रामायण देखी होगी तो वहां पे जब जनक के दरबार में जो बंदीजन वृंदावली सुनाते, वृंदावली यानी बखान करना, ठीक है, अपने राजा के बारे में बखान करना, तो बंदीजन लोग इसको सुनाया करते थे। या कुछ विशेष जाति के लोग वृंदावली गीत सुनाते थे, कुलाचार गीत, ये सारे जाति विशेष गीत के अंतर्गत आते हैं। और 10वां यहाँ पे कृषि गीत, हुड़की बोल गीत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हुड़की बोल गीत का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कृषि गीत। जब धान की फसल के समय ये गीत गाए जाते हैं, हुड़की बोल गीत, विशेष तौर पर जब धान की रुपाई होती है। गुड़ेल गीत, जब गुड़ाई होती है तो उस समय ये गुड़ेल गीत गाए जाते हैं। ये भी कृषि कार्य करते हुए ये सारे गीत गाए जाते हैं, ठीक है। तो गुड़ेल गीत और हुड़की बोल गीत, दोनों गीत आपको विशेष तौर पर क्या करने हैं, नोट करने हैं दोस्तों, क्योंकि ये कृषि से संबंधित गीत है। एक मैं अन्य गीत यहाँ पे लिख रहा हूं, बैर गीत। ये एक तर्क प्रधान गीत है। तर्क प्रधान का मतलब होता है तर्क करना, ठीक है। ये प्रतियोगिता स्वरूप होता है ये गीत। इसमें नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, गीतों का आयोजन किया जाता है। 2 इसमें गायक होते हैं और वाद विवाद दोनों के बीच में होता है संगीत के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। तो इसे कहा जाता है बैर गीत। और बैर गीत किस प्रकार का गीत है, तो यह आपका तर्क प्रधान गीत। तो इसका दोस्तों आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करेंगे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख नृत्य हैं। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें, देखो अगर आपको जरधारी क्लासेस के डिटेल्स नोट्स पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे आपको जरधारी क्लासेस के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ साथ आपके पास हमारा एप्लीकेशन तो होगा, उत्तराखंड का नंबर 1 एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके। आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप। 1 लाख प्लस अभ्यर्थी उसको डाउनलोड कर चुके हैं, तो उससे आप बिल्कुल निःशुल्क नोट्स तैयार कर सकते हैं। निःशुल्क नोट्स उसमें आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे चर्चा करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख नृत्यों के बारे में। बहुत सारे नृत्य हैं यहाँ पे उत्तराखंड में, तो जो भी महत्वपूर्ण नृत्य हैं और प्रत्येक नृत्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे एग्जाम के व्यू पॉइंट से, सारी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। तो देखो यहाँ पे पहले हम गढ़वाल के प्रमुख नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद कुमाऊं के प्रमुख नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है यहाँ पे थड़िया नृत्य। थड़िया नृत्य ये गढ़वाल का एक विशेष नृत्य है दोस्तों, थड़िया नृत्य। और जो विवाहित लड़कियां होती है, नई नई जो विवाहित लड़कियां होती हैं, ये पहली बार जो मायके आती हैं, ठीक है, विवाहित लड़कियां जब पहली बार आती है मायके, तब ये जैसे सपोज माना क्या हो गया, 2-3 जो ये विवाहित महिलाएं हैं इनका विवाह हो गया नया नया, तो वो आएंगी जब मायके, तो एक साथ आपस में मिलेंगी और ऐसे गोले में क्या करेंगे, नृत्य करेंगे आंगन या चौक पर, या 4-5 जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है विवाहित महिलाओं के द्वारा, जो नई नई विवाहित लड़कियां होती हैं। और ये आपका बिखोती से लेकर फाल्गुन चैत बैसाख इन महीनों में विशेष तौर पर किया जाता है। और थड़िया गीत गाकर ही
थड़िया नृत्य किया जाता है। तो विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य थड़िया नृत्य, जो नई नई विवाहित लड़कियां होती हैं, और ये कहाँ किया जाता है, जब वो मायके आती हैं, पहली बार मिलती हैं, तो ये इस प्रकार का नृत्य करती हैं। दूसरा है सरों नृत्य। सरों नृत्य, सरों से आप सूर्य याद कर सकते हैं, ठीक है। सरों का मतलब क्या होता है, सरों में आप मतलब देखो यहां से सूर्य शब्द आप निकालो, सूर्य, और सूर्य का मतलब होता है युद्ध। जब कोई युद्ध लड़ता है तो उसको सूर्य प्राप्त होता है। तो युद्ध से संबंधित, युद्ध शैली का नृत्य, युद्ध शैली का नृत्य है ये। एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा जो नृत्य वो युद्ध शैली का नृत्य है, तो वो है आपका सरों नृत्य। और इस सरों नृत्य में होता क्या है, इसमें जो नर्तक होते हैं वो ढोल और तलवार के साथ, ठीक है, ढोल की ताल पर तलवार को लेकर दोनों नर्तक आपस में मतलब तलवार लेते हैं और तलवार के साथ ये नृत्य करते हैं। विशेष तौर पर शादी ब्याह के अवसर पर भी ये किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भोटिया जनजाति के लोग हैं, भोटिया जनजाति में इसी शैली के नृत्य को, यानी जो ये युद्ध शैली का नृत्य होता है, जिसको गढ़वाल में सरों नृत्य कहा गया है, भोटिया जनजाति में इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोणा नृत्य। जबकि अगर हम बात करें कुमाऊं में, तो कुमाऊं में इसी सरों नृत्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, छोलिया नृत्य कहा जाता है। तो जो ये छोलिया नृत्य है ना, ये और सरों नृत्य ये एक ही नृत्य है, दोनों क्या है, ये युद्ध शैली के नृत्य है। लेकिन अंतर इस बात का है कि गढ़वाली में इसी युद्ध शैली के नृत्य को कहा गया है सरों नृत्य, और कुमाऊं में इसी युद्ध शैली के नृत्य को कहा गया है छोलिया नृत्य। दोनों नृत्य हाथों में तलवार लेकर ये किए जाते हैं। तो सरों नृत्य और छोलिया नृत्य जो कि युद्ध शैली के नृत्य है। उसके बाद तीसरा नृत्य यहाँ पे हारुल नृत्य। हारुल ये विशेष तौर पर किसका नृत्य है, तो ये है जोनसारी जनजाति का, जोनसारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है आपका हारुल नृत्य। और इस नृत्य में विशेष तौर पर एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे रणसिंघा, या इसको क्या कहा जाता है, रमतुल्ला भी कहा जाता है। तो रणसिंघा या रमतुल्ला का प्रयोग विशेष तौर पर किस नृत्य में किया जाता है, हारुल नृत्य में किया जाता है, जो कि जोनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। देखो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं, और आप वीडियो को देखो एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या उसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो अनिवार्य रूप से इसमें रणसिंघा या रमतुल्ला बजाया जाता है हारुल नृत्य में, जोनसारी जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। चौथा यहाँ पे तांदी नृत्य, ये भी विशेष तौर पर जोनसारी जनजाति का ही एक प्रमुख नृत्य है, तांदी नृत्य। पांचों यहाँ पे लांगवीर नृत्य। इसमें क्या होता है, ये विशेष तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इसमें पुरुष क्या करता है, बांस के डंडे पर, बांस के डंडे को लांग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक डंडा रहता है और इसके ऊपर पेट के बल घूमता है, या पेट के बल इसके शिखर पर संतुलन बनाकर क्या करते हैं, पुरुष नृत्य करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बांस के डंडे के ऊपर संतुलन बना के लांगवीर नृत्य किया जाता है, और ढोल नगाड़ों पर भी ये नृत्य किया जाता है। छठा यहाँ पे चौफला नृत्य, ये एक श्रृंगार प्रधान नृत्य है, श्रृंगार प्रधान, यानी इस पर श्रृंगारों का विशेष ध्यान दिया जाता है, श्रृंगार पहनकर ये नृत्य किया जाता है। और इसमें स्त्री पुरुष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों अलग अलग टोली बनाते हैं, या समूह में भी इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें जैसे खुद गाने गाए जाते हैं, ताली और फिर पैरों की थाप, इन पर ये नृत्य किया जाता है, चौफला नृत्य, ठीक है। अब तो मतलब पैरों की जो पाजेब होती हैं उसकी ध्वनि से लेकर हाथों की ताल से लेकर और गाना गाया जाता है, तो उस प्रकार से चौफला नृत्य किया जाता है। तो इसलिए इसमें किसी विशेष वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती थी। समूह में ये नृत्य किया जाता है, एक सामूहिक नृत्य है, और इसको श्रृंगार प्रधान नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विशेष तौर पर श्रृंगार की आवश्यकता होती है, आभूषणों की आवश्यकता होती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस चौफला नृत्य से पूछा जाता है, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा नृत्य है जो बिहू और गरबा श्रेणी का नृत्य है। बिहू और गरबा, आपने गुजरात का गरबा नृत्य देखा होगा, उसमें भी क्या है, ताली बजाई जाती है। और बिहू ये असम का नृत्य है, तो असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य
इस श्रेणी का नृत्य कौन है उत्तराखंड में? तो वो है चौफला नृत्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में बनता है और आगे भी बन सकता है, तो इसलिए आपको ये नोट करना है। सातों यहाँ पे झुमेला नृत्य, ये भी नवविवाहित महिलाओं द्वारा मायके आने पर किया जाता है। आठवां यहाँ पे चांचरी नृत्य, ये भी एक श्रृंगारिक नृत्य है, ठीक है, और महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं और इसमें विशेष तौर पर एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हुड़की वाद्य यंत्र का। तो हुड़की वाद्य यंत्र का प्रयोग विशेष तौर पर किया जाता है चांचरी नृत्य में। और इस चांचरी नृत्य को कुमाऊं में क्या कहा जाता है? चांचरी नृत्य को कुमाऊं में कहा जाता है झोड़ा नृत्य। तो जिस प्रकार कुमाऊं का झोड़ा नृत्य है, उसी के समकक्ष गढ़वाल में कौन सा नृत्य है? तो चांचरी नृत्य। और जिस प्रकार गढ़वाल का सरोन नृत्य था युद्ध शैली का नृत्य, उसी प्रकार कुमाऊं का छोलिया नृत्य है युद्ध शैली का नृत्य। तो ये दोनों विशेष तौर पर आपको नोट करने हैं, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे नवा जो नृत्य आता है छौपती नृत्य, ये प्रेम भावना युक्त नृत्य है और इसमें छौपती गीत गाए जाते हैं। छौपती गीत प्रेम प्रणय गीत है और उन गीतों के साथ साथ छौपती नृत्य किया जाता है। 10वां यहाँ पे घुघुती नृत्य, जो छोटे बालक बालिकाएं होती हैं ये इस नृत्य को करती हैं, घुघुती नृत्य इसको कहा जाता है। 11वां यहाँ पे भेला नृत्य, आपने देखा होगा गढ़वाल में और गढ़वाल के अधिकांश हिस्सों में ये भेला खेला जाता है दीपावली के अवसर पर, ठीक है, ऐसे उसको घुमाया जाता है, तो इसे कहा जाता है भेला नृत्य। ये भेला किसका बना होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चीड़ का बना रहता है ये चीड़, ठीक है, तो चीड़ का भेला बनाया जाता है दीपावली के अवसर पर, इस पर आग लगाई जाती है और उसको घुमाया जाता है और नृत्य किया जाता है, तो इसे कहा जाता है भेला नृत्य। और भेला नृत्य कब किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर ये भेला जलाकर भेला नृत्य किया जाता है। 12वां यहाँ पे रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य क्या होता है? ये विशेषकर जो रणभूमि में मारे गए लोग हैं, रणभूमि में जो मारे गए लोग हैं उनका वो जब वीरगति को प्राप्त होते हैं तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि वो देवी देवता बन जाते हैं, तो देवताओं के समान उनकी पूजा की जाती है और उनकी आत्मा को शांति हेतु ये रणभूत नृत्य किए जाते हैं। तो ये 12 नृत्य हैं दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्य हैं गढ़वाल के। उसके बाद कुमाऊं के अगर हम नृत्यों की बात करें तो मैंने आपको छोलिया नृत्य पहले ही बता दिया है, ये आपका युद्ध शैली का नृत्य है छोलिया नृत्य, और कुमाऊं में इसको छोलिया नृत्य कहा जाता है, गढ़वाल में इसको सरोन नृत्य कहा जाता है। इसमें भी ढाल और तलवार के साथ क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें भगनोल नृत्य की, तो जो भगनोल नृत्य है ये विशेष तौर पर मेलों में आयोजित किया जाता है। उत्तरायणी मेले में विशेष तौर पर यह भगनोल नृत्य आयोजित किया जाता है और इसमें हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। उसके बाद झोड़ा नृत्य है, जिस प्रकार गढ़वाल का चांचरी नृत्य है उस प्रकार कुमाऊं का झोड़ा नृत्य है। ये भी क्या है? श्रृंगार प्रधान नृत्य है और इसमें झोड़ा गीत गाकर क्या करते हैं? झोड़ा नृत्य को किया जाता है। उसके बाद है ढुसका नृत्य। ये नृत्य विशेष तौर पर दोस्तों कुमाऊं की मुनस्यार घाटी और जो जोहार घाटी है, जोहार घाटी और मुनस्यारी जो घाटी है पिथौरागढ़ में, कुमाऊं की पिथौरागढ़ में, वहां पर इस नृत्य को किया जाता है ढुसका नृत्य को। 5वां यहाँ पे मुखोटा नृत्य। ये भी आपका जो पिथौरागढ़ की सोर घाटी है कुमाऊं की, वहां पे हिल यात्रा होती है। हिल यात्रा के बारे में आपको कई बार बता रखा है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज है। तो हिल यात्रा में इस प्रकार के नृत्य देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पे अदाकार होते हैं, जो कुल मिला के क्या करते हैं? रोल करते हैं, वो मुखोटा पहनते हैं मुख पर। और इसमें जो इसे हिल यात्रा में लखिया भूत एक विशेष आकर्षण का केंद्र माना जाता है। लखिया भूत, तो कुल मिला के वो मुख में क्या पहनते हैं? मुखोटा पहनते हैं और नृत्य करते हैं, तो इसको मुखोटा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये हिल यात्रा में विशेष तौर पर किया जाता है कुमाऊं में, पिथौरागढ़ में। 6वां हिरण चित्तल नृत्य। तो इसमें ये भी हिल यात्रा में होता है, हिरण का मुखोटा पहनकर हिरण चित्तल नृत्य इसको कहा जाता है। 8वें पर्व के दौरान ये विशेष तौर पर हिरण चित्तल नृत्य किया जाता है। और 8वां है चंफुली नृत्य। तो ये नृत्य है उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने आपको कह दिया कि कौन सा नृत्य इनमें से युद्ध शैली का नृत्य है, तो आपके दिमाग में 2 नृत्य, सरोन नृत्य और आपका छोलिया नृत्य, ये दोनों जरूर आने चाहिए।
क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का झोड़ा नृत्य गढ़वाल के किस नृत्य के समान माना जाता है? तो गढ़वाल के चांचरी नृत्य के समान। या क्वेश्चन आ सकता है कि दीपावली में गढ़वाल में कौन सा नृत्य किया जाता है? भेला नृत्य किया जाता है। तो ये सारे जौन सारी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है हारोल नृत्य, जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? रणसिंघा या रमतुल्ला का प्रयोग किया जाता है। सारी समारोह में भी आपने देखा होगा रणसिंघा का प्रयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पे आज बहुत सारे टॉपिक चर्चा कर लिए हैं और शायद वीडियो भी काफी लंबी बन गई होगी और आप लोग थक भी गए होंगे। कोई बात नहीं, अच्छे से इसके नोट्स तैयार कीजिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किए? हमने लोक चित्र कला देखी उत्तराखंड की, शिल्प कला देखी उत्तराखंड की, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख पुस्तकें पेंटिंग से संबंधित, और उसके बाद हमने यहाँ पे लोकगीत और उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य इनके बारे में चर्चा की। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख जितने भी मेले हैं, जितने भी यात्राएं हैं और प्रमुख आभूषण, उत्तराखंड सिनेमा, गढ़वाली फिल्म, कुमाऊनी फिल्म, इनके बारे में आगे अभी चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस सीरीज पसंद आ रही है। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय देते रहें और आप जुड़े रहें इस सीरीज के साथ। काफी डिटेल्स में आपको परीक्षावाणी सीरीज कवर कराई जा रही है ताकि आपका कहीं से भी प्रश्न न छूट सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।